भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये उपमा उसकी प्राचीन समृद्धि, सांस्कृतिक वैभव और आध्यात्मिक चेतना के लिए दी जाती है। ये विशेषण विशेष रूप से मौर्य, गुप्त और मुगल काल के दौरान भारत की आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक उन्नति को दर्शाता है। इसे भागों में प्रस्तुत करेंगे। ये पहला भाग प्रस्तुत है जिसमें हम मौर्य काल तक की समृद्धि को देखेंगे। भाग 1, वैदिक काल से मौर्य काल तक, लगभग 1500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक। भारत की सभ्यता सिंधु घाटी में फली फूली, जहाँ व्यापार, नगर नियोजन और शिल्प कौशल अत्यधिक विकसित थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे नगर इसका प्रमाण देते हैं। वैदिक काल में कृषि, पशुपालन और लोहा निर्माण में प्रगति हुई। वैदिक संस्कृति में सोने, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों का उपयोग प्रचुर मात्रा में किया जाता था। धार्मिक संस्कारों में भी समृद्धि की झलक मिलती थी। समाज 4 वर्णों में विभक्त था, पर व्यापारियों को विशेष महत्व प्राप्त था। वैश्यों का कार्य व्यापार और धन संचय था, जो समाज में प्रतिष्ठित माने जाते थे। लौह युग के आते आते भारत के पास उन्नत कृषि उपकरण और युद्ध सामग्री थी। छोटे छोटे जनपद अब बड़े बड़े महाजनपदों में बदलने लगे थे। मगध, कौशल, वत्स और अवंती जैसे महाजनपदों की आर्थिक शक्ति बढ़ने लगी थी। मगध विशेष रूप से व्यापार, खनिज और सामरिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध हुआ। यहाँ से एक अत्यंत शक्तिशाली साम्राज्य की नींव पड़ी, मौर्य साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की और पूरे उत्तर भारत को एकत्रित किया। उसकी शासन प्रणाली में अर्थशास्त्र का विशेष महत्व था। चाणक्य यानी कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा, जो अर्थव्यवस्था और शासन के लिए मार्गदर्शक बना। इस ग्रंथ से पता चलता है कि मौर्य काल में भारत अत्यंत संपन्न था। कृषि, उद्योग, खनिज और व्यापार, हर क्षेत्र में उन्नति थी। चंद्रगुप्त ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को पराजित किया और पश्चिमी क्षेत्रों को अपने अधीन किया। इससे भारत और यूनान के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र एक अत्यंत समृद्ध नगर था। यह नगर संगठित प्रशासन, विशाल भवनों और सुंदर उद्यानों के लिए जाना जाता था। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार ने साम्राज्य को स्थिर रखा और दक्षिण भारत तक प्रभाव बढ़ाया। बिंदुसार के पुत्र अशोक ने साम्राज्य को अपने चरम पर पहुंचाया। अशोक का काल भारत के स्वर्ण युग की पहचान बना। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और अहिंसा का प्रचार किया। उसने देश विदेश में धर्म राज्य की स्थापना की। उसके शासन में कला, स्थापत्य और शिक्षा को संरक्षण मिला। अशोक के शिलालेख और स्तंभ आज भी उस समृद्धि की गवाही देते हैं। भारत की व्यापारिक शक्ति श्रीलंका, मिस्र, रोम और चीन तक फैली चुकी थी। समुद्री मार्गों से व्यापार होने लगा था, जिससे भारत को सोने, चांदी और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं मिलती थी। बौद्ध भिक्षुओं के साथ साथ व्यापारी भी भारत की संस्कृति और वस्तुएं विदेशों तक ले गए। यह काल सांस्कृतिक प्रसार और आर्थिक समृद्धि का अद्वितीय युग था। उस समय भारत में कृषि उपज प्रचुर मात्रा में होती थी। नदियाँ उपजाऊ भूमि और जल संसाधनों का स्रोत थी। किसान समृद्ध थे और उन्हें राजकीय सहायता मिलती थी। हस्तशिल्प और लघु उद्योगों को राज्य से समर्थन प्राप्त था। भारत के वस्त्र, मसाले, आभूषण और औषधियाँ विश्वविख्यात थी। विदेशी व्यापारी भारत आने के लिए लालायित रहते थे। ये काल भारत को सोने की चिड़िया बनाए जाने की नींव रखता है। मौर्य काल की समृद्धि, सामाजिक न्याय और सांस्कृतिक विविधता अद्वितीय थी। इस वर्णन को आगे बढ़ाते हुए गुप्त काल, दक्षिण भारत के समृद्ध राज्य और मुगल युग तक ले जाते हैं। अब हम गुप्त युग और उसके पश्चात के समय को विस्तार से देखेंगे, जो भारत की सोने की चिड़िया वाली छवि को और अधिक पुष्ट करता है। ये काल सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, औद्योगिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध था। भाग 2, गुप्त काल। भारत का स्वर्ण युग लगभग 320 ईस्वी से 550 ईस्वी तक। गुप्त वंश की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार उत्तर भारत के बड़े हिस्सों में किया। इस वंश के शासक विशेष रूप से ज्ञान, कला और विज्ञान के संरक्षक रहे। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। उसने दक्षिण भारत, मध्य भारत और हिमालय तक विजय प्राप्त की। समुद्रगुप्त का शासन धार्मिक सहिष्णुता, आर्थिक समृद्धि का प्रतीक था। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य ने शासन संभाला। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत का व्यापार और सांस्कृतिक प्रभाव चरम पर था। ये काल साहित्य, खगोलशास्त्र, गणित और आयुर्वेदिक का स्वर्ण काल कहा जाता है। आर्यभट्ट, वराहमिहिर और कालिदास जैसे महान विद्वान इसी समय में हुए। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें खगोल विज्ञान और गणित के सिद्धांत थे। उन्होंने शून्य की अवधारणा को स्पष्ट किया। ये खोज भारत की वैज्ञानिक समृद्धि का प्रतीक बनी। कालिदास के अभिज्ञान, शाकुंतलम जैसे नाटक विश्व साहित्य की धरोहर बन गए। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों ने विद्या का केंद्र बनने की भूमिका निभाई। विदेशी छात्र चीन, कोरिया, श्रीलंका, तिब्बत आदि से भारत में पढ़ने के लिए आते थे। व्यापार भी अत्यंत समृद्ध था। भारत सोना, चांदी, मसाले, रेशमी वस्त्र, हाथी दांत और नीलम आदि का निर्यात करता था। इसके बदले भारत में रोमन सिक्के, ग्रीक मूर्तियाँ और चीनी वस्तुएं आती थी। गुप्त काल में नगर नियोजन, सड़क व्यवस्था और जल संरक्षण में विशेष ध्यान दिया गया। हस्तशिल्प जैसे धातुशिल्प, पत्थर की मूर्तियाँ और कपड़ा निर्माण बहुत उन्नत स्तर पर था। मंदिर स्थापत्य का ये प्रारंभिक समय था, जहाँ गुप्त शैली की शुरुआत हुई।
एलोरा, अजंता, देवगढ़ के मंदिर इसी के समय के हैं। सोने की मुद्राएं गुप्त शासकों की समृद्धि को दर्शाती है। महिलाएं भी उस समय सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय थी। समाज में स्त्रियों का सम्मान था और उन्हें शिक्षित किया जाता था। गुप्त शासक धार्मिक सहिष्णुता रखते थे। हिंदू, बौद्ध, जैन धर्मों को संरक्षण मिला। ये काल भारत के लिए आंतरिक शांति, सांस्कृतिक उत्कर्ष और आर्थिक समृद्धि का समय था। भारत में विदेशी आक्रमण बहुत कम हुए, जिससे शांति बनी रही। यही शांति व्यापार और ज्ञान के विकास के लिए अत्यंत अनुकूल रही। विदेशी यात्रियों जैसे फाहियान ने भारत को स्वर्गतुल्य बताया। उन्होंने लिखा कि भारत में जनता संपन्न और न्यायप्रिय थी, दंड प्रणाली उदार थी और जनता को अपने धर्म, व्यवसाय और शिक्षा की स्वतंत्रता थी। यह भारत का वो युग था जब वो न केवल आर्थिक दृष्टि से बल्कि नैतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी विश्वगुरु था। इसी कारण भारत को सोने की चिड़िया कहा जाने लगा। विदेशी व्यापारी और आक्रमणकारी इसी समृद्धि को देखकर आकृष्ट होते थे। भारत की भूमि सोने, हीरे और बहुमूल्य रत्नों से भरपूर मानी जाती थी। विश्व में भारत को शिक्षा, व्यापार और कला का केंद्र समझा जाता था। गुप्त साम्राज्य के पश्चात भी ये छवि लंबे समय तक बनी रही। भले ही बाद में छोटे छोटे राज्य बन गए, पर भारत की आंतरिक शक्ति बनी रही। दक्षिण भारत में चालुक्य, चोल, पल्लव और पांड्य वंशों ने इस समृद्धि को और आगे बढ़ाया। विशेष रूप से चोल वंश ने विदेशों तक भारत की शक्ति का प्रचार किया। उन्होंने श्रीलंका, मलेशिया और इंडोनेशिया तक सैन्य और व्यापारिक अभियान चलाए। समुद्री व्यापार ने भारत को अपार संपत्ति दिलाई। दक्षिण भारत के मंदिर, मूर्तिकला और सभ्यता भारत की समृद्ध संस्कृति के प्रमाण बने। ये काल विदेशी संपर्क का भी था, जिससे भारत की संस्कृति फैली। भारत चीन, भारत सुमात्रा, भारत अरब देशों के बीच मजबूत व्यापारिक रिश्ते बने। भारत से बौद्ध धर्म का प्रचार सुदूर पूर्व एशिया तक हुआ। यही काल भारत को वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श पर ले गया। व्यापारिक लाभ के साथ साथ भारत ने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक समृद्धि का निर्यात किया। यहाँ तक का वर्णन भारत की आंतरिक शक्ति और सांस्कृतिक धरोहर की झलक देता है। अगले भाग में मैं मुगलकालीन मराठा शक्ति और भारत की आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालूंगा, जहाँ सोने की चिड़िया की छवि को नई दिशा मिलती है। अब अगला भाग प्रस्तुत है। अब हम आगे बढ़ते हैं मुगल काल, मराठा शक्ति और औपनिवेशिक युग से पहले की आर्थिक सांस्कृतिक समृद्धि की ओर, जहाँ भारत की सोने की चिड़िया वाली छवि न केवल स्थिर रहती है बल्कि नई ऊंचाइयों को भी छूती है। भाग 3, मुगल काल और मराठा शक्ति 1526 से 1800 ईस्वी तक। मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर की। बाबर के बाद उसका पुत्र हुमायूं आया, जिसने शेरशाह सूरी से हारकर कुछ समय के लिए भारत को खो दिया। शेरशाह ने भारत में मुद्रा प्रणाली, सड़कों और प्रशासन में क्रांतिकारी सुधार किए। लेकिन असली मुगल समृद्धि का युग अकबर के शासनकाल यानी 1556 से 1605 प्रारंभ हुआ। अकबर ने भारत की बहुधर्मी और बहुजातीय समाज को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। उसने ज़बरदस्त राजस्व प्रणाली, टोडरमल की दहसाला पद्धति लागू की। इससे कृषि और किसानों को स्थिरता मिली और राज्य की आमदनी भी बढ़ी। अकबर ने व्यापार, उद्योग और कारीगरों को संरक्षण दिया। भारत का वस्त्र, मसाले, चाय, कीमती पत्थर और कलात्मक वस्तुएं विश्व भर में प्रसिद्ध हो गई। यूरोपीय व्यापारी भारत से व्यापार हेतु आने लगे। पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश। अकबर का दरबार ज्ञानियों और कलाकारों से भरा रहता था। नवरत्नों की प्रसिद्धि उसी की देन है। मुगल काल में दिल्ली, आगरा, लाहौर, अहमदनगर, हैदराबाद जैसे नगर व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र बन गए। इस युग में भारत की जीडीपी विश्व की सबसे बड़ी मानी जाती थी। वो लगभग 25% वैश्विक उत्पादन इतनी थी। शाहजहाँ के काल में भारत वास्तुकला, आभूषण और स्थापत्य में चोटी पर था। ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद ये सब उस काल की संपन्नता और कला के प्रतीक है। दरबारों में हीरे जवाहरात जड़े सिंहासन और सजीले वस्त्र आम बात थी। कोहिनूर, नूरे आइन जैसे बहुमूल्य रत्न भारत में पाए गए। औरंगजेब तक आते आते साम्राज्य बहुत विस्तृत हो गया था, लेकिन धार्मिक असहिष्णुता से असंतोष भी बढ़ा। मुगल प्रशासन भले ही मजबूत था, पर अंततः आंतरिक विद्रोहों और यूरोपीय हस्तक्षेप से कमजोर हुआ। इसी समय मराठा शक्ति का उदय हुआ, जिसने भारत की गरिमा को पुनः नई दिशा दी। शिवाजी महाराज ने मुगल सत्ता के विरुद्ध स्वराज्य की स्थापना की। उनका राज्य व्यवस्था, किलों का निर्माण, नौसेना और कृषि पर ध्यान अनुकरणीय था। मराठा साम्राज्य ने गुजरात, कर्नाटक, बंगाल, उड़ीसा तक अधिकार कर लिया। पेशवाओं के अधीन यह साम्राज्य अत्यंत प्रभावशाली बन गया था। उन्होंने व्यापारिक मार्गों को संरक्षित किया और गांवों में आर्थिक व्यवस्था को पुनः जीवित किया। शिवाजी ने कारीगरों और शिल्पियों को सम्मान दिया। मराठों ने विदेशियों से टक्कर लेते हुए भारतीय स्वाभिमान की रक्षा की। इस युग में भी भारत व्यापार, कपड़ा, धातु और मसालों के लिए विश्वविख्यात बना रहा। भारत के समुद्र तटीय नगरों से विदेशी जहाज़ों का निरंतर आवागमन होता रहा। ब्रिटिश, फ्रेंच और डच कंपनियां भारत की इस समृद्धि को देखकर यहाँ व्यापार के लिए प्रतिस्पर्धा करती थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे अधिक लाभ हुआ, क्योंकि उन्होंने धीरे धीरे सत्ता भी हथियाना शुरू कर दी थी।
लेकिन 18वीं सदी के पूर्वार्ध तक भारत अब भी समृद्धि के शीर्ष पर था। विदेशी यात्री जैसे जॉन फ्रायर, बर्नियर और मर्चिस ने भारत की संपन्नता की सराहना की। उन्होंने उल्लेख किया कि भारत में हर वर्ग के लोग रेशमी वस्त्र पहनते थे। उन्होंने लिखा कि भारत की ज़मीन उपजाऊ, उद्योग उन्नत और समाज सुसंस्कृत था। भारत की मुद्रा, मोहर, रुपया और दिनार पूरी दुनिया में विश्वास योग्य मानी जाती थी। भारत का कपड़ा उद्योग, विशेषकर बंगाल और कांचीपुरम का रेशम, यूरोप में प्रसिद्ध था। यूरोपीय महिलाएं भारतीय साड़ी और मलमल के लिए बड़ी कीमत देती थी। भारत में हीरों की खदानें थी, विशेषतः गोलकुंडा क्षेत्र में। अंग्रेज़ों ने जब भारत पर नियंत्रण पाना शुरू किया तब उनकी दृष्टि भारत की समृद्धि पर ही थी। उन्हें मालूम था कि भारत यदि उनके नियंत्रण में आ गया तो वे अत्यंत धनी बन सकते हैं। इसलिए क्लाइव ने प्लासी की लड़ाई यानी 1757 को व्यापार युद्ध कहा। उन्होंने बंगाल की अपार संपत्ति पर कब्जा किया। बंगाल की समृद्धि को देखकर यूरोप के शासक चकित रह गए थे। भारत के बंदरगाहों सूरत, मछलीपट्टनम, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता से करोड़ों का निर्यात होता था। ब्रिटिश संसद में कहा गया, भारत हमारा खजाना है। धीरे धीरे भारत की स्वतंत्र सत्ता समाप्त हुई और विदेशी व्यापारिक कंपनियां हावी हो गई। परंतु 18वीं सदी के अंत तक भी भारत की पारंपरिक उद्योग और कृषि व्यवस्था बहुत मजबूत थी। भारत की इस ऐतिहासिक समृद्धि का वर्णन तमाम यात्रियों, दस्तावेजों और चित्रों में आज भी मिलता है। ये वही समय था जब भारत को संपूर्ण विश्व में सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था। अगले और अंतिम भाग में हम ब्रिटिश उपनिवेशवाद, भारत की लूट और सोने की चिड़िया की छवि के पतन की कहानी देखेंगे। अंतिम भाग प्रस्तुत है। अब हम उस दुखद और निर्णायक दौर की ओर बढ़ते हैं जब भारत की सोने की चिड़िया वाली छवि धीरे धीरे टूटने लगी। ये ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विस्तार, आर्थिक दोहन और भारत की लूट की कहानी है, जिसमें एक समृद्ध स्वाभिमानी राष्ट्र को सदियों पीछे धकेल दिया गया। भाग 4, पतन की शुरुआत। भारत की सोने की चिड़िया से लूटी हुई चिड़िया तक की यात्रा, यानी 1757 से 1947 तक। 1757 की प्लासी की लड़ाई भारत के पतन की शुरुआत मानी जाती है। अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को मीर जाफर से गद्दारी करवाकर हराया। इसके बाद 1764 की बक्सर की लड़ाई में अंग्रेज़ों ने भारत की 3 बड़ी शक्तियों को हराकर बंगाल पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया। बंगाल, जो एक समय भारत का सबसे समृद्ध प्रांत था, जिसे लखनौती भी कहा जाता है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी के खजाने की पूर्ति का माध्यम बन गया। कंपनी ने भारत को सालाना करोड़ों की संपत्ति इंग्लैंड भेजना शुरू कर दी। किसानों पर करों का अत्यधिक बोझ डाला गया, जिससे किसान आत्महत्या या पलायन करने लगे। भारत की पारंपरिक उद्योग प्रणाली जानबूझकर नष्ट की गई। बुनकरों की उंगलियां काटने की कहानियां केवल प्रतीकात्मक नहीं बल्कि उस अत्याचार की मिसाल थी। भारत से तैयार कपड़ा खरीदने पर रोक लगा दी गई और इंग्लैंड में बने कपड़ों को जबरन भारत में बेचा गया। भारत अब उत्पादक नहीं, केवल उपभोक्ता बनकर रह गया। अंग्रेज़ों ने रेल, डाक और टेलीग्राफ अवश्य बनाए, लेकिन उनका उद्देश्य केवल भारत की लूट को आसान बनाना था। भारत की शिक्षा व्यवस्था को भी बदलकर इसे नौकरी देने योग्य पर स्वतंत्र विचार से वंचित बनाया गया। पहले जहां तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय विश्व को ज्ञान देते थे, अब भारत ब्रिटिश पद्धति में ढल गया। भारत की जीडीपी जो 1700 में विश्व की 24% थी, 1947 तक घटकर मात्र 3% रह गई। ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति को भारत की लूट से पूंजी और कच्चा माल मिला। लंदन के संग्रहालयों, बैंकों और भवनों में आज भी वो संपत्ति है जो भारत से लूटी गई थी। कोहिनूर हीरा, नूरे आइन और तख्ते ताउस जैसे बेशकीमती रत्न भारत से ले जाए गए। 1857 में भारत ने स्वतंत्रता के लिए विद्रोह किया, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया, परंतु ये असफल रहा और 1858 में भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। अब शोषण और भी संगठित रूप से हुआ। भारत में बार बार अकाल पड़े। 1876 से 78, 1899 से 1943, जिनमें लाखों लोग भूख से मारे गए, जबकि उसी समय भारत से अन्न का निर्यात इंग्लैंड को होता रहा। भारत की रेलें अनाज लेकर बंदरगाहों तक जाती थी, जनता भूख से मरती थी। ब्रिटिश शासक भारतीयों को दूसरे दर्जे का नागरिक मानते थे। शिक्षा, न्याय, प्रशासन सब कुछ विदेशी प्रभुत्व में चला गया। भारतीय व्यापारियों को दोयम दर्जे की सुविधाएं मिलती थी। भारत का मध्य वर्ग भी केवल लिपिक या बाबू बनने की आकांक्षा रखने लगा। जो देश कभी विश्व को ज्ञान देता था, अब अपने गौरवशाली अतीत को भूलने लगा। गाँव में कुपोषण, बेरोजगारी और निर्धनता फैल गई। भारतीय समाज टूटने लगा। जाति, भाषा, धर्म के नाम पर बांट दिया गया। भारत में धार्मिक विद्वेष फैलाने की ब्रिटिश नीति ने सामाजिक एकता को कमज़ोर किया। फूट डालो और राज करो की नीति से भारत का आत्मबल टूट गया। अब भारत सोना नहीं उगलता था, बल्कि निर्धनता और असमानता में डूब चुका था। इस लंबे शोषण के बावजूद भारत का स्वाभिमान पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे व्यक्तियों ने भारतीय चेतना जगाई।
स्वतंत्रता संग्राम धीरे धीरे तेज हुआ। 1919 के जालियनवाला बाग हत्याकांड ने भारत को झकझोर दिया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, करो या मरो का नारा गूंज उठा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की स्थिति कमजोर हुई। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन यह स्वतंत्रता विभाजन की त्रासदी से लथपथ थी। भारत अब एक स्वतंत्र राष्ट्र था, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था, उद्योग और समाज को गहरी चोटें लगी थी। जो भारत कभी सोने की चिड़िया था, वो अब विकासशील राष्ट्र बनकर पुनर्निर्माण की ओर बढ़ रहा था। महात्मा गांधी ने कहा था, भारत की आत्मा गाँव में बसती है, पर यह गाँव अब गरीब, पिछड़े और संसाधन विहीन हो चुके थे। स्वतंत्र भारत को अपने अतीत की समृद्धि याद थी, पर वर्तमान में पुनः उड़ने के लिए संघर्ष आवश्यक था। भारत के नेताओं ने पंचवर्षीय योजनाओं, औद्योगिकीकरण और शिक्षा में निवेश कर पुनर्निर्माण शुरू किया। धीरे धीरे भारत ने विज्ञान, तकनीक और कृषि में आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाए। 1991 में आर्थिक उदारीकरण ने भारत को वैश्विक बाजार में पुनः स्थान दिलाया। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, परंतु भारत का स्वर्ण युग अभी पूर्ण रूप से वापस नहीं आया है। भारत के गांवों, जनजातीय इलाकों और गरीब तबकों में अब भी असमानता व्याप्त है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय की चुनौतियां बनी हुई है, लेकिन भारत के पास युवा जनसंख्या, सांस्कृतिक शक्ति और ऐतिहासिक गर्व है। भारत अब पुनः विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर है। डिजिटल क्रांति, अंतरिक्ष मिशन, वैश्विक कूटनीति, भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। स्वदेशी आंदोलन, मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल जैसे प्रयास भारत को उसकी जड़ों से जोड़ रहे हैं। अब यह आवश्यक है कि भारत अपने अतीत की गौरव गाथा को आत्मसात करके वर्तमान में नए स्वर्ण युग की नींव रखे। सोने की चिड़िया अब केवल स्मृति नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन चुकी है। हमारे शिक्षण, विज्ञान, संस्कृति और सेवा क्षेत्रों में यदि नैतिकता और आत्मबल बना रहा तो दिन दूर नहीं, भारत का अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों जुड़कर इस राष्ट्र को पुनः महान बना सकते हैं। भारत की गौरव गाथा एक चक्र की भांति है, जहाँ पुनरागमन निश्चित है, और ये पुनरागमन केवल आर्थिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और नैतिक होगा। जैसे गुप्त युग में भारत विज्ञान में अग्रणी था, वैसा युग आज भी संभव है। जैसे भारत ने व्यापार से लेकिन नैतिक मूल्यों के साथ विश्व में नाम कमाया, वैसे ही आज भी कर सकता है। भारत के अतीत से सबक लेकर वर्तमान को सशक्त बनाकर हम भविष्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं। भारत की आत्मा आज भी जीवित है, वो सत्य, सेवा और समर्पण में बसती है। यदि हम अपने ग्रामीण भारत शिल्पकारों, किसानों और शिक्षकों को सशक्त करें तो भारत पुनः उड़ेगा, और तब सोने की चिड़िया फिर से आकाश में ऊंचाई पर उड़ान भरेगी। भारत की महानता कभी केवल धन में नहीं थी, वो विचार, दर्शन और व्यवहार की महानता थी। यही महानता भारत की असली सोने की चिड़िया वाली पहचान थी। हमारे पुरखों ने इस भूमि को स्वर्ण भूमि बनाया था, हमें उसे फिर से वैसे ही बनाना है। भारत की धरोहर केवल मंदिर, महल या किला नहीं, बल्कि यहाँ के लोग और उनकी चेतना है। जब भारत अपने हर नागरिक को समान अवसर देगा, तब उसकी आत्मा पुनः चमक उठेगी, और तब ये धरती फिर कहेगी, ये भारत भूमि है जो कभी सोने की चिड़िया थी और फिर से बन सकती है।